ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं बजट 2016 की और आइए अब मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी स्वाति का। स्वाति, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास है जो आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इस बजट में? जी, तो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अभिलाषा कि अलग अलग सेक्टर्स को इस बजट में क्या हासिल हुआ है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एविएशन सेक्टर को खास तौर पर इस बजट से क्या मिला है। तो उम्मीदें तो जाहिर तौर पर ढेर सारी थी वित्त मंत्री से, और जब वो बजट पेश कर रहे थे तो एक उसी के साथ साथ विश्लेषण का दौर भी चल रहा था जैसे जैसे वो अपनी घोषणा कर रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे एविएशन सेक्टर का हाल। तो 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, 2 बंद पड़े हवाई अड्डे चालू भी किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट होगा। एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो ये प्रावधान बजट में खास तौर पर एविएशन सेक्टर्स के लिए किए गए। लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी कि महंगी हो जाएंगी अब हवाई उड़ानें। एयरपोर्ट्स का नवीनीकरण होगा, बंद पड़े एयरपोर्ट्स को खोला जाएगा और इसका असर ये भी होगा कि महंगी हो जाएंगी कुछ हवाई उड़ानें। तो ये एविएशन सेक्टर के लिए खास तौर पर ये बजट में प्रावधान है। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, यानी कि कृषि की। सबसे पहले तो ये कि कृषि सेस जोड़ दिया गया है जिससे सर्विस टैक्स पर असर पड़ा है, लेकिन किसानों पर केंद्रित ये बजट था, ये कहा जा सकता है। और नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है इस बजट में, वो प्रावधान है। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है सरकार, वो लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। 2022 तक किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, 2 गुना वो बढ़ जाएगा, ये साथ ही साथ कहा गया है। किसानों के लिए वैसे 35,984 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो कर्ज है किसानों का वो कैसे कम होगा, और उसके लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का भी, ये देखिए, किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान इस बजट में किया गया है। और 5 लाख एकड़ भूमि जैविक खेती के लिए तैयार की जाएगी। ये वो तमाम ऐलान जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। किसानों को पूरी राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है इसमें। 50 लाख इनाम राशि की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। पूरे देश भर में केंद्रीय कृषि बाजार का ई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और ई प्लेटफॉर्म समर्पित होगा इसके लिए। कृषि किसान कल्याण के तहत किसानों की जो इनकम सिक्योरिटी है वो उन्हें देने का लक्ष्य भी सरकार ने अपने सामने रखा है। इसके लिए 35,984 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित किया गया ताकि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसानों को भी दी जा सके, और इस दिशा में सरकार आगे काम कर रही है। और इसके अलावा आइए आगे देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों को और क्या हासिल हुआ है। और एविएशन और एग्रीकल्चर के बाद अब बैंकिंग की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2,21,246 करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होने से आप ये कह सकते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बूस्ट मिलेगा। एक तो ये कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कोशिश ये है कि जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये 2,21,246 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़, इसके जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण करने की कोशिश है। पीएम मुद्रा योजना के बजट में 1,80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। इसके अलावा अगर स्वच्छ भारत अभियान पर एक नजर डालें तो 9,000 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये जो स्टार्टअप को लेकर के एक मांग थी उसे भी पूरा करने की कोशिश सरकार ने की है। संसद में स्टार्टअप इंडिया के लिए बिल पेश किया जाएगा, बहुत जल्दी ये बिल पेश किया जाने वाला है। स्टार्टअप्स को राहत पहुंचाने के लिए 1 दिन में ही स्टार्टअप का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको आसान बनाने की, उसके सरलीकरण की कोशिश है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत सर्विस टैक्स में भी छूट दी जाएगी जो कि एक बहुत बड़ी राहत होगी। नए कर्मचारियों का 3 साल तक का पीएफ सरकार देगी। ईपीएफओ का जो दायरा है सरकार उसको बढ़ा रही है। नए कर्मचारियों का जो हिस्सा होगा वो सरकार अपनी तरफ से देगी और 3 साल तक सरकार ऐसा करेगी। ईपीएफ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने तय किया है। तो नए कर्मचारियों को इससे जोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। पहले 3 साल
सालों तक 8.33% कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान होगा, जो कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के हिस्से का होगा और वो 3 साल तक किया जाएगा। तो ये तमाम कदम सरकार ने उठाए हैं, अपने बजट में इसकी घोषणा की गई है। और क्योंकि पूरा फोकस किसानों और गरीबों की जिंदगी बदलने पर रहा, इसीलिए कुछ उद्योग जगत से ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई थी जो कि बहुत ज्यादा इससे खुश नजर नहीं आ रहे थे। बढ़ते हैं अब बैंकिंग सेक्टर्स की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि क्या हो रहा है। सरकारी बैंकों में 50% तक हिस्सेदारी करने पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है और ये बहुत बड़ा कदम है बैंकिंग सेक्टर को रिवैम्प करने के लिहाज से। सरकारी बैंकों के लिए 25,000 करोड़ का फंड भी सरकार ने तय कर दिया है। पहले ही घोषणा ये कर चुके थे अरुण जेटली साहब कि बैंकिंग सेक्टर पर फोकस इस लिहाज से है कि रिवैम्प करना है बैंकिंग सिस्टम को और जरूरत पड़ने पर संसाधन तलाशे जाएंगे। इसका भी जिक्र उन्होंने अपने बजट के दौरान किया और बैंकिंग सेक्टर की जो छवि है इस वक्त और जो दौर है, जो स्थिति है, एक तरीके से मंदी और सुस्त वहां पर रफ्तार है, उसे बदलने की ये कोशिश है। बैंक्रप्सी बिल अगले वित्तीय वर्ष में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बैंकों का जो आगामी वित्त वर्ष में पुनः पूंजीकरण किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है बैंकों के रिवैम्पिंग को लेकर के। तो बैंकिंग सेक्टर में ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि बजट में अलग से प्रावधान था और ये मिला है बैंकिंग सेक्टर्स को इस बजट से, बजट 2016 से। और अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को आखिर इस बजट से क्या हासिल हुआ है, देख लेते हैं। तो हमने एविएशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डाल ली और अब देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या मिला है। तो बैटरी कारों को छोड़कर सभी कारें महंगी हो गई हैं। जो लोग कार खरीदने की सोच रहे थे उनके लिए ये खबर जो है थोड़ा सा उन्हें निराश करने वाली है। एसयूवी कारों पर 4% का जो टैक्स है वो बढ़ गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लागू किया गया 1% का। तो एसयूवी कारों पर इसका असर पड़ा है और 4% टैक्स एसयूवी कार्स पर अब सीधे सीधे बढ़ गया है। डीजल गाड़ियों पर 2.5% टैक्स बढ़ा है। सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कार्स को छोड़ करके डीजल गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ गया है और एसयूवी पर तो 4% तक टैक्स बढ़ा है। यानी कि जो लोग कार लेने की सोच रहे थे उनके लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा तंबाकू के जो उत्पाद हैं, बीड़ी को छोड़ करके बाकी तमाम, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, सिगार और जो तमाम तंबाकू के उत्पाद हैं उन्हें महंगा कर दिया गया है। बीड़ी को छोड़ करके बाकी तंबाकू के तमाम उत्पाद जो हैं ये महंगे हो गए हैं। और एजुकेशन सेक्टर को, शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला है इस बजट से, वो भी देख लेते हैं। देश भर में 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए 1700 करोड़ रुपए सरकार ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए 62 और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान सरकार का कि उच्च शिक्षा विकास के लिए भी उसने 1000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। तो नजर हर क्षेत्र पर थी और कोशिश ये थी कि बजट से हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ हासिल हो। और ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल लिटरेसी स्कीम आएगी, इस बात का भी ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा एमएसएमई के तहत नेशनल SC/ST हब बनाया जाएगा। अलग से SC/ST हब तैयार किया जाएगा। SC/ST के युवाओं को प्रोफेशनल एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें प्रोफेशनल राय दी जाएगी ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेशनल स्कीम डेवलपमेंट के तहत 76 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। पीएम कौशल विकास योजना में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि एक बहुत ही स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की कोशिश है। और इसी स्किल्ड वर्कफोर्स का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते हैं कि 2020 में भारत सबसे बड़ा एक तरीके से सप्लायर होगा स्किल्ड वर्कफोर्स का। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर हेल्थ सेक्टर को इस बजट से क्या हासिल हुआ है। तो हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य बजट में 6000 करोड़ की कटौती की गई है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। हर परिवार को 1 लाख तक की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, लेकिन कटौती बहुत बड़ी हुई है। 1 लाख की सुविधा हर परिवार को। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30,000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो बजट है उसमें बहुत बड़ी कटौती भी हुई है। सस्ती दवा के लिए 3000 दुकानें शुरू की जाएंगी ताकि सस्ती दवाएं लोगों तक पहुंच सके, आसानी से मुहैया उन्हें कराई जा सके, इसीलिए 3000 दुकानें खोली जाएंगी। नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम का भी ऐलान किया है वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में। सभी जिला अस्पतालों को नेशनल डायलिसिस सर्विस दिया जाएगा।
और हाउसिंग डेवलपमेंट इस सेक्टर को इस बजट से क्या हासिल हुआ है वो देख लेते हैं। पहली बार जो लोग मकान खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत, एक तरीके से सरकार की तरफ से ये उन लोगों को तोहफा दिया जा रहा है जो पहली बार मकान खरीदने की सोच रहे हैं। 50 लाख से कम के मकान पर ब्याज में 50,000 की अतिरिक्त छूट सरकार की तरफ से दी जाने वाली है। तो जो लोग पहली बार सोच रहे हैं घर खरीदने की, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। अगर 50 लाख से कम का मकान आप खरीद रहे हैं तो आपको अतिरिक्त छूट दी जा रही है। 60 वर्ग मीटर वाले मकानों पर सर्विस टैक्स माफ कर दिया गया है। अगर 60 वर्ग मीटर वाले मकान हैं आपके तो उस पर सर्विस टैक्स अब आपको नहीं चुकाना होगा। यह हाउसिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। और अब बात टैक्सेशन की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। जब भी बजट पेश होता है इसी पर निगाहें टिकी होती हैं कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव। तो इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स स्लैब्स जस्ट के तस है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस में छूट जरूर दी गई है। 24,000 से इसे बढ़ा करके 60,000 कर दिया गया है। 5 लाख इनकम वाले 2 करोड़ लोगों को इसका सीधे फायदा होगा। कैसे फायदा? ऐसे कि 3,000 का जो उन्हें एक रिलीफ है वो मिलेगा, 3,000 की छूट उन्हें मिलेगी। और अमीरों पर टैक्स बढ़ाया गया, जिस रॉबिनहुड टैक्स की बात हो रही थी वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपकी आय ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। 1 करोड़ की आय पर पहले तो 12% का सरचार्ज लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। 1 करोड़ अगर आपकी आय है तो अब आपको 12 की जगह 15% सरचार्ज देना होगा। और अब देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस बजट ने क्या दिया है, कितना बूस्ट वहां पर मिल रहा है या फिर क्या नाउमीदी है वहां पर। कॉर्पोरेट टैक्स में 5% तक की कमी की है। 5% तक कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, ये वादा किया था अरुण जेटली ने और उसे इस साल से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 30 से 25% किया जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन इसके लिए आगे आने वाले 3 से 4 सालों का ये पूरा टाइम पीरियड है, लक्ष्य रखा गया है। कॉर्पोरेट टैक्स छूट धीरे धीरे ही खत्म होगी, एकाएक इसे खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। इस बात का जिक्र आज भी किया वित्त मंत्री ने कि उन्होंने वादा किया था पिछले साल और वो कोशिश कर रहे हैं उस वादे को निभाने की। तो 30 से 25% किया जाना है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5% की थोड़ी सी छूट और थोड़ी सी राहत मिली है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को इससे क्या हासिल हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जोर इसी बात पर था कि गरीबों का जीवन बदलना है। 87,761 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है रूरल सेक्टर के लिए, उनका विकास करने के लिए। और इसके अलावा मनरेगा के लिए भी 38,500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने इस बजट में 2016 में इसका प्रावधान किया कि 38,500 करोड़ दिए जाएंगे मनरेगा के लिए। 5,543 गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 1 मई 2018 तक सभी गांवों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और पीएम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ये भी एक लक्ष्य रखा है कि 2019 तक सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ग्रामीण सड़क योजना के लिए अलग से एक बजट का प्रावधान किया गया है। 2.7 लाख करोड़ की राशि ग्राम पंचायत और नगर निगम को भी दी जाएगी, उनको भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। 80 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को और 21 करोड़ रुपए छोटे कस्बों को दिए जाएंगे ताकि वो वहां पर ग्राम पंचायत और जो नगर निगम है वो अपनी तरफ से लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, वो मजबूत हों। आइए और अब देख लेते हैं कि इस बजट से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्या हासिल हुआ है, वहां कितनी बड़े बड़े बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। तो नेशनल हाईवेज को 10,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा, ये बड़ा ऐलान है। और ठीक बजट पेश होने के बाद नितिन गडकरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कदम को उन्होंने सराहा। स्टेट हाईवेज को 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, ये लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है कि स्टेट हाईवेज जो हैं उन्हें 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। और 2019 तक ये भी साथ में कहा जा रहा है कि सड़कों के निर्माण का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो अपने लिए एक डेडलाइन और एक टाइम फ्रेम सरकार ने तैयार कर लिया है।
और इस वक्त हम आपको पाई चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने सर्विस टैक्स कितना बढ़ाया है। तो जरा देखिए, 2015 में 14.5 और 2016 में ये 15% हो गया है, क्योंकि कृषि सेस इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 0.5% है। तो वो सेस इंट्रोड्यूस किए जाने से, उसे लागू किए जाने से ओवरऑल जो सर्विस टैक्स है उस पे जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा और वो बढ़ करके अब 15% हो गया है। इससे होटल्स में जाकर खाना खाना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा और खरीदारी करनी महंगी हो जाएगी। सर्विस टैक्स जिस चीज पर लागू होता है वो तमाम चीजें थोड़ी सी महंगी जरूर हो जाएंगी। अमीरों पर टैक्स का भार बढ़ गया है। 2015 की अगर बात करें तो ये 12% था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया। सरचार्ज जो लगता था 2015 में वो 12% था और अब जो सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ की आय पर वो 15% होगा। तो जो रॉबिनहुड टैक्स की बात की जा रही थी वो इसके जरिए सरकार ने किया है कि अगर आपकी आय ज्यादा है, आप अमीर हैं, ज्यादा कमाते हैं, तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। ओवर टू यू अभिलाषा। बिल्कुल विस्तार से आपने स्वाति हमें बताया तमाम सेक्टर्स में क्या कुछ बजट में इस बार प्रावधान है और जाहिर तौर पर कुछ सेक्टर्स पे काफ़ी फोकस किया गया है और लग्जरी में जो सर्विस टैक्स बढ़ाई गई हैं, जाहिर तौर पर एक शिफ्ट ऑफ वेल्थ करने की कोशिश की गई है बजट में, यानी कि अमीरों से ज़्यादा वसूला जाएगा और गरीबों तक वसूल के उसे पहुंचाया जाएगा ताकि वो विकास कर सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।